हार्डी-वाइनबर्ग थ्योरम के बारे में कुछ बातें बुक में ऐसी भी थी कि जिसको पढ़ते हुए मुझे यूँ लगा कि जैसे इन बातों को और ज़्यादा मुनासिब अंदाज में किया जा सकता है अगर हम जो है वो कहते हैं कि अगर हम अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में एक बात कही थी कि वी आर गोइंग टू कंसिडर अबाउट द माइक्रो एवोल्यूशन, और माइक्रो एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है विच कैन लीड टू मैक्रो एवोल्यूशन। तो वो कैन लीड वाला जो फिनोमिना वो तो हमने फ़िलहाल नहीं पढ़ना, लेकिन उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़नी है। इसको समझने से पहले सबसे पहले एक आपको स्टैटिस्टिक्स का रूल बताऊंगा। मैं स्टैटिस्टिक्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है, और हम जितने भी थीसिस वगैरह बनाते हैं, जितने भी थीसिस वगैरह लिखते हैं, जितनी भी रिसर्च करते हैं, उसमें स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ आपने कुछ अर्सा पहले भी पढ़ी थी मेंडेलियन जेनेटिक्स में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है उनके हवाले से आपने ये पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर एक ही जगह पर हो रहे हों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जिनका रिजल्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अदर एक्सपेरिमेंट। दो इवेंट जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हों, लेकिन उनमें से किसी का रिजल्ट जो है वो अपने साथ जो हो रहा है उससे इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, तो इसमें हमने कहा था कि जैसे हमने वो बात की थी ना कि अगर एक जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, उस वक्त जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस रिसेसिव है, तो इसके होमोजाइगस डोमिनेंट और इसके होमोजाइगस रिसेसिव में होने में ना इसका रिजल्ट इसको इफेक्ट करता है और ना ही इसका रिजल्ट इसको इफेक्ट करता है। तो अगर इनके रिजल्ट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे तो ऐसा इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। स्टैटिस्टिक्स में एक रूल है कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बराबर होती है 1 के। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि P से मुराद ले लीजिए, P से कुछ भी मुराद लिया जा सकता है। P और Q दो साथ साथ होने वाले इंडिपेंडेंट इवेंट्स के रिजल्ट हैं। फॉर एग्जांपल P से मुराद है यस, Q से मुराद है नो। P से मुराद है हेड, Q से मुराद है टेल। P से मुराद है पॉजिटिव, Q से मुराद है नेगेटिव। इसी तरीके से P से मुराद है डोमिनेंट और Q से मुराद है रिसेसिव। ये असल में स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का जो जनरल रूल है P + Q = 1, ये उसकी जो है ये असल में यही वाला रूल हमने स्टैटिस्टिक्स की बेस के ऊपर, उसी की बेस के ऊपर अब हम यहाँ पर स्टडी किया करते हैं। यानी जब आप किसी भी पॉपुलेशन एलीलिक फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन की जब हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी में हमारे पास, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी ऐसे कैरेक्टर के लिए जिसके दो ही एलील हों, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो, तो उसके लिए हम ये क्या कहेंगे कि डोमिनेंट प्लस रिसेसिव यानी P + Q = 1, डोमिनेंट प्लस रिसेसिव = 1। अब ये डोमिनेंट प्लस रिसेसिव = 1 क्या है या P + Q = 1 क्या है, इसको आप यूं ही कह लीजिए कि 1 से मुराद यहां पर असल में 100% है। 1 से मुराद असल में परसेंटेज में अगर आप काउंट करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में आप 100% को 1 में ले आते हैं। जब आप फॉर एग्जांपल जब आप 1 को 100% कहेंगे तो अगर फर्ज करें P 80% है और Q फिर क्या होगा 20% होगा। ठीक है, ऐसी सूरत में अगर आपने सबको 1 के बराबर लाना है तो आप P को क्या करेंगे 0.8 और Q को क्या करेंगे 0.2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। एक बात यहाँ पर तय है और ये है कि इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज जो हैं, दो जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, ये इंडिपेंडेंट हैं और इन दोनों का जो इक्वल आएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो 1 होगा। अब यहाँ पर हम जो है वो इस चीज़ को अप्लाई किया करते हैं किस पे, जो एवोल्यूशनरी जो है ना, जो एवोल्यूशन है किसी भी उसकी एवोल्यूशन है, पॉपुलेशन की एवोल्यूशन है, उस पे हम जो है वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया करते हैं। यहाँ जो इन लोगों ने एग्जांपल दी हुई है मैं उसी एग्जांपल को लेकर चलता हूँ।
इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है वो क्या है, ज़रा एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल ये है कि आपके पास एक प्लांट है और उस प्लांट की जो फिनोटाइप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फिनोटाइप्स कुछ इस तरह से हैं। एक फिनोटाइप है रेड, एक फिनोटाइप है पिंक और एक फिनोटाइप है वाइट। अब यहां से आप लोगों के ज़हनों में केस आ गया होगा कि ये बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि कोई एक फिनोटाइप ऐसी होती है जो ना ही जो दोनों ओरिजिनल फिनोटाइप्स का मिक्सचर होती है, ठीक है। जैसे आप एक फिनोटाइप कह लीजिए रेड है, CR इसका जीन आप यूज करेंगे। दूसरी फिनोटाइप वाइट है, इसका आप जीन यूज करेंगे CW। और जो पिंक वाली फिनोटाइप है इसके लिए आप जो यूज करेंगे वो इन दोनों में से अकेला यूज नहीं कर सकते आप इन दोनों को यूज करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि जहां पर होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा वहां पर रेड या वाइट आएगा और जहां हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन यूज होगा वहां पर आपके पास पिंक आएगा। ये आपके पास 3 तरह की जीनोटाइप्स हैं और 2 तरह के जीन्स हैं, CR है और CW है, ठीक है। CR और CW में अगर दोनों CR आ जाते हैं तो रेड, अगर दोनों CW आ जाते हैं होमोजाइगस जो रिसेसिव आ जाता है तो वाइट, और अगर हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन आ जाता है तो CR CW जो है वो पिंक आए, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में आपके पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें क्या मेजर करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास अ पॉपुलेशन ऑफ 500 इंडिविजुअल, एक पॉपुलेशन है जिसके 500 इंडिविजुअल्स हैं, 500 इंडिविजुअल्स। उनमें से जब आप गिनना शुरू करते हैं पॉपुलेशन ऑफ 500 इंडिविजुअल्स, उनमें से जब आप गिनना शुरू करते हैं तो आपको रेड कितने नज़र आते हैं? आपको रेड नज़र आते हैं 320, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिगर देख लूं ताकि जो है वो हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ था 500, हाँ 320 आपको नज़र आते हैं रेड। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो वाइट नज़र आते हैं वो हैं टोटल 20, ठीक है। तो अब इसमें पिंक कितने रह गए? 160, हाँ मेरा ख्याल है 160 रह जाएंगे क्योंकि 500 पूरे करने हैं ना। 320 + 20 हो गए 340 और +60 400, हाँ जी 160। तो आपके पास जो है आप एक पॉपुलेशन, आपके पास 500 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है और आप उसमें जब क्रॉस करवाते हैं तो आपको पता ये लगता है कि टोटल इंडिविजुअल्स जो अब आपके पास जो F1 की प्रोजनी है, फॉर एग्जांपल F1 की जो प्रोजनी है आपके पास उसमें 320 रेड हैं, 20 वाइट है और 160 जो हैं फ्लावर्स वो पिंक फ्लावर्स आए, ठीक है। अब इसमें आपने यू वांट टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, ऑफ एलील्स। सबसे पहले तो आप इनमें एलील्स की फ्रीक्वेंसी निकालें। आपके पास एलील्स कौन कौन से हैं बेटा? सिर्फ 2 एलील्स हैं आपके पास, एक CR एलील है, एक CW एलील है। याद रखिए मैंने भी आपको कल भी कहा था कि हार्डी-वाइनबर्ग थ्योरम के मुताबिक जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एवोल्यूशन तभी आती है, माइक्रो एवोल्यूशन तभी आती है जब एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो। तो अगर आपने किसी भी पॉपुलेशन के बारे में ये देखना है कि उसके अंदर एवोल्यूशन आ रही है या नहीं, तो सबसे पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उसके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है। मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा जोर दूंगा यहाँ पर, आप इस वक्त पूरा प्लांट डिस्कस नहीं कर रहे, आप पूरे प्लांट का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। और वो पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है? वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो फ्लावर कलर है। यानी अब आप जो एवोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं वो एवोल्यूशन बेसिकली सिर्फ एक कैरेक्टर के हिसाब से,
एक कैरेक्टर के हवाले से है, या आप यूं कह लीजिए कि अगर आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक कैरेक्टर के हिसाब से है, ठीक है, ना कि पूरी एवोल्यूशन, पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से। पूरी पॉपुलेशन में तमाम कैरेक्टर्स को आप बैक वक्त डिस्कस नहीं कर सकते। अगर एवोल्यूशन करवानी है तो वो एक कैरेक्टर की एवोल्यूशन भी एवोल्यूशन है, 500 कैरेक्टर की एवोल्यूशन भी एवोल्यूशन है। माइक्रो एवोल्यूशन में आप एक कैरेक्टर से, दो कैरेक्टर से बात को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले तो ये निकालना सीखते हैं ना हम कि जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो निकलती कैसे है, क्योंकि हमें तभी पता लगेगा कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी कैसे डिस्टर्ब हो सकती है जब हमें यह पता लगेगा कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती क्या है, निकालते कैसे हैं। जब ये हमें पता लग जाएगा उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी कहाँ चेंज हो सकती है, कैसे चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालना देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो, दोबारा बात कर लेते हैं, रेड इतने, पिंक इतने, वाइट इतने, ठीक है। तो आप एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं। सबसे पहले आप गौर कीजिए, पिंक, रेड और वाइट। अच्छा, अब इनमें गौर कीजिएगा, ये जो पिंक, रेड और वाइट हैं, इन तीनों में रेड की जीनोटाइप क्या है, CR। वाइट की जीनोटाइप क्या है, CW। और पिंक की जीनोटाइप क्या है, CW। अब गौर कीजिए, आपने सबसे पहले डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। डोमिनेंट एलील को छोड़ें, आप चाहते हैं CR की फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी ऑफ CR। आपने अगर CR की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो रेड की जो जीनोटाइप है आपको पता है वो CR है। अगर रेड 320 हैं तो इनमें एलील्स कितने होंगे, आपको पता है एक पर्सन में एक कैरेक्टर के कम से कम एलील कितने होते हैं, 2। दोबारा सुनिए, एक पर्सन में एक कैरेक्टर के, अगर वो होमोजाइगस है, एक पर्सन में एक कैरेक्टर के कम से कम एलील्स 2 होते हैं। और अगर वो होमोजाइगस है तो उसमें, जी बिल्कुल, अगर वो होमोजाइगस है तो उसके अंदर जो है वो दोनों एलील्स डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 320 इंडिविजुअल्स में CR की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कितने एलील्स हैं CR वाले, 2 एलील्स हैं। तो ये कितना बन जाता है, 640। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड वाला है उसमें CR की फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है, 640। अब आ जाइए वाइट में। अब आप निकालना चाह रहे हैं CW की फ्रीक्वेंसी। CW की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी बनती है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपके पास वाइट के इंडिविजुअल्स टोटल 20 हैं, हर इंडिविजुअल में 2 कम से कम एलील्स हैं, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 40 हो गया। तो CW की फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 40। क्या ये कंप्लीट है, नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। ये कंप्लीट क्यों नहीं है बेटा, ये कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि जो पिंक वाला है उसमें भी एक CR पड़ा हुआ है, एक CW पड़ा हुआ है। अब गौर कीजिए, अगर आप पिंक में देखेंगे, अगर आप CR निकालना चाहते हैं तो आप 160 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 160 पिंक इंडिविजुअल्स है ना, तो इनमें इनके पास आधे CR हैं, आधे CW हैं, तो टोटल इंडिविजुअल्स 160 हो गए। तो आप इसको नहीं, सॉरी, एक मिनट, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे आप इसको, आप इसको क्या करेंगे, 160 में एक CR एक CW, ठीक है। इसका मतलब है 160 CR बनेंगे इनमें प्लस 160 CW बनेंगे। समझ नहीं है तो मैं दोबारा करता हूं, गौर कीजिए, ये CR है, ये CW है, टोटल इंडिविजुअल्स है 160, इनके पास कम से कम 2 एलील्स हैं, दोनों एलील्स में से आधे CR हैं, आधे CW हैं। इसका मतलब है इसको आप मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं करेंगे, बल्कि इन इंडिविजुअल्स में से 160 कौन से हैं, CR, और 160 एलील कौन से हैं, CW। तो इसका मतलब है कि आप ये 160 इसको दे देंगे, ये 160 इसको दे देंगे, तो CR की फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी हो जाएगी, 640 प्लस 160 इक्वल्स टू 800। CW की फ्रीक्वेंसी निकालें,
40 प्लस 160 इक्वल्स टू 200। हाँ जी बेटा, कितनी हो गई? 1000। ये आपके पास सी आर की फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास सी डब्ल्यू की फ्रीक्वेंसी है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक एलील्स इन अ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हार्डी-वाइनबर्ग। जी, यहां तक अगर आपने कोई चीज रिपीट करवानी है तो बताइए। ये जो सी आर सी डब्ल्यू में आपने एक ही की बार किया है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये वही है ना जो हमें पढ़ा था कि हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब इसकी 1 है ना, प्रोबेबिलिटी 1 है। जी जी, वही है वही है, ये वही है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो है, इवेंट है। आप बिल्कुल ठीक याद कर रही हैं कि अगर ये हेट्रोजाइगस होगा तो इसमें या मदर की तरफ से एक डोमिनेंट आएगा या एक सी आर आएगा या फादर की तरफ से आएगा, और या मदर की तरफ से एक सी डब्ल्यू आएगा या एक फादर की तरफ से सी डब्ल्यू आएगा। मदर और फादर दोनों सी डब्ल्यू नहीं कर सकते क्योंकि आपने हेट्रोजाइगस बनाना है, और मदर और फादर दोनों सी आर नहीं दे सकते क्योंकि आपने हेट्रोजाइगस बनाना है, लिहाजा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये वही वाला इवेंट है। जी सर, आपने बताया था कैपिटल आर स्मॉल आर में से मतलब एक ही आएगा, या तो कैपिटल या स्मॉल आर। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर क्योंकि हमने जीनोटाइप चेंज कर दी ना, हमने सी आर और सी डब्ल्यू कर दिया। जी बेटा, अगर किसी को हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी में इशू है तो वो बता दें मुझे। मैं एक दफा जी सर, पिंक वाला थोड़ा समझाएं सर। पिंक वाले मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ना देखिए, हमने इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि इसमें रेड कैरेक्टर वाले में 2 एलील्स मौजूद है सेम, ठीक है। तो क्योंकि 2 एलील्स हैं तो हमने क्या किया कि इस 320 से मुराद एक सी आर है, इस 320 से मुराद एक सी आर है। तो क्योंकि रेड वाले में 2 सी आर हैं तो हम क्या करेंगे कि इस एक सी आर को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। इस एक 320 से मुराद एक सी आर है तो 2 होने की वजह से हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, ये 640 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सी डब्ल्यू वाले वाइड है, ठीक है। अब ये जो 20 है असल में इससे मुराद एक सी डब्ल्यू है, तो हम क्या कर देंगे, क्योंकि इसमें 2 सी डब्ल्यू आ रहे हैं लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, ये 40 हो जाएगा। अब इस केस में आइए, इसमें अगर आप कहते हैं 160 पिंक वाले हैं तो 160 जो हैं उनमें ये एक जो सी आर है, या ये जो 160 है ये एक सी आर है, और 160 ही इसमें कितने हैं, 160 ही इसमें सी डब्ल्यू वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं करेंगे बल्कि दोनों एलील्स को एक एक दफ़ा कौन सा नंबर दे देंगे, दोनों एलील्स को एक एक दफ़ा 160 का नंबर दे देंगे। तो जब आप दोनों एलील्स को एक एक दफ़ा 160 का नंबर देंगे तो सी आर, ये वाला सी आर, ये वाला 160 एक सी आर को दे दीजिए, ये वाला 160 एक सी डब्ल्यू को दे दीजिए। तो अल्टीमेटली आप जब सी आर में ये ऐड करेंगे तो फिर टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी। यानी हेट्रोजाइगस को आप मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं करेंगे। ये ऐसे ही है, इधर देखिएगा, अगर आपके पास कैपिटल ए है 320, ये सॉरी आपके पास जो है वो कैपिटल ए वाले जो हैं वो टोटल हैं, हाँ जी 320, लेकिन आप इनकी जब एलीलिक फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे तो इनमें 2 कैपिटल ए हैं, ठीक है। बेशक फिनोटाइप जो है वो एक ही शो हो रही है, फिनोटाइप एक ही शो हो रही है, लेकिन जो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं वो 2 सेम एलील लेकर बैठे होते हैं, लिहाजा आप उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्मॉल ए 20 हैं, ठीक है। बेशक फिनोटाइप एक ए वाली है लेकिन होमोजाइगस रिसेसिव में 2 रिसेसिव होते हैं, तो आप इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है कैपिटल ए स्मॉल ए की, तो अब ये कितने बन रहे हैं, ये 160 बन रहे हैं। अब ये बेशक 160 बने लेकिन जो होमोजाइगस जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है उसमें एक ही डोमिनेंट होता है, एक ही रिसेसिव होता है। अब फिनोटाइप बेशक डोमिनेंट वाले की हो लेकिन जो एलील है वो तो एक है। इसका मतलब है अगर 160 इंडिविजुअल्स हैं और 160 इंडिविजुअल्स में आपने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हैं और आप निकालना चाह रहे हैं कि ए कितने हैं और स्मॉल ए कितने हैं, तो ए भी 160 होंगे और स्मॉल ए भी 160 होंगे, क्योंकि इनमें आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, बिकॉज इनमें जो 2 हैं
उनमें एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, लिहाजा आप इंडिविजुअल्स के बराबर ही नंबर किसको देंगे, कैपिटल ए को, इंडिविजुअल्स के बराबर ही नंबर देंगे किसको, स्मॉल ए को। लिहाजा हेट्रोजाइगस में क्योंकि दोनों एलील्स डिफरेंट होते हैं, लिहाजा उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं किया जाता। सिर्फ इतनी सी वजह है। आप इसको सिंपली इस बात को अगर आप पुट करें ना, तो वो सिंपली ये बनती है कि हेट्रोजाइगस में क्योंकि एक जैसे दो एलील नहीं है बल्कि दोनों एलील डिफरेंट हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 सिर्फ तब किया जाता है जब एक जैसे दो एलील मौजूद हो। तो क्योंकि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में दोनों एलील डिफरेंट है, लिहाजा आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं करते बल्कि उसको सेम नंबर ही कंसिडर करते हैं। लिहाजा इस तरह से फ्रीक्वेंसी टोटल निकलती है। मैं एक बात कंप्लीट कर लूं फिर आपकी तरफ दोबारा आता हूं। अब इस 160 को हमने इसमें क्यों ऐड किया, यानी 640 में 160 क्यों ऐड किया, क्योंकि बेटा ये भी CR की फ्रीक्वेंसी है, ये भी CR की फ्रीक्वेंसी है, लिहाजा हमने इन दोनों को ऐड करना होगा तभी कंप्लीट फ्रीक्वेंसी निकलेगी। बिल्कुल ऐसे ही जो CW है उसमें ये भी CW की फ्रीक्वेंसी है, ये भी CW की फ्रीक्वेंसी है, लिहाजा इन दोनों को ऐड करेंगे तभी एलील्स की फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो ये है असल में जिसको आप कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी इस तरह निकाली जाती है। और अगर इसमें चेंज आए, यहाँ पे अब वो पॉइंट है कि अगर इनमें चेंज आता है, यानी 800 जो है वो 700 हो जाती है, 200 जो है वो 300 हो जाती है, या कोई एक एलील जो है वो ज्यादा या कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली जब इनमें चेंज आएगा तो एवोल्यूशन आएगी। जी बेटा। सर अलील की डेफिनेशन बताएं। अलील की डेफिनेशन बेटा ये वही डेफिनेशन है जो कि हम पहले भी करते आए हैं कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, जैसे चलें आपने एक अच्छी बात कर दी, मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट साथ ही बताकर आपकी बात को भी कंप्लीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, चलें आप ही मुझे बताइए एलील बनते कैसे हैं। सर वही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही ना कि अभी यहाँ CR/CW सर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन जो बोल रहे हैं हम, तो उसमें यहाँ होमोजाइगस कंडीशन भी हो और हेट्रोजाइगस को भी हम अलील बोलेंगे। बड़ी आप जो है वो बहुत ही डेंजरस मिस्टेक कर रही हैं। सुनिएगा ज़रा बेटा, ये देखिए कि जो CR और CW हैं ये हैं एलील्स। जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा CR/CR, CR/CW, CW/CW, जब इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये क्या कहलाएंगे, जीनोटाइप्स। ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से एलील्स हैं। एलील्स के बारे में हम क्या कहते हैं, एलील्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म। अब ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म से मुराद ये होता है कि सर बात को रिपीट करिएगा। मैं रिपीट करता हूँ कि CR और CW एक ही जीन की दो फॉर्म्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जीन मौजूद था एक पॉपुलेशन में सिर्फ CR। यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि इफ वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन, यानी हमारे पास इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ना हो बल्कि एक ही टाइप का एलील हो, देन दैट एलील is called as a fixed allele। यानी इसका मतलब ये इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म कोई नहीं है। फर्ज करें म्यूटेशन आती है और म्यूटेशन आने की वजह से इसी एक जीन की एक ऑल्टरनेट फॉर्म बन जाती है। अब म्यूटेशन आने के बाद आप इन दोनों के आपस में ताल्लुक के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एलील का वर्ड यूज करते हैं। आप समझ आई? सदफ सर मेरे पास बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है, मैं कैसे समझूं? चलें कोई बात नहीं, मैं ये आप अब समझ जाएंगे। मैंने बड़े इसी आसान अल्फाज में समझाया, इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो है वो अपना
मैं ये यहाँ पर जो है वो एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ। अगर हमारे पास किसी जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म ना हो, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में हमारे पास एक जीन है IA, कोई और एलील इसका ना हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये फिक्स्ड है, इसकी कोई ऑल्टरनेट फॉर्म नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म आ जाए, फॉर एग्जांपल स्मॉल आई आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में एलील्स हैं। यानी एक ही जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म्स क्या कहलाती हैं, एलील कहलाती हैं, और वो एक ही इंडिविजुअल में मौजूद हो सकती हैं। कैसे? अगर ये होमोलॉग्स हैं, एक के ऊपर उस जीन की एक फॉर्म मौजूद है, दूसरे होमोलॉग के ऊपर उसी जीन की दूसरी फॉर्म मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एलील्स हैं एक दूसरे के, और ये सिंगल डिप्लॉयड इंडिविजुअल में जमा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है जिसको हम जेनेटिक्स की बेस से बात करते आ रहे थे। सर समझ गई, बस कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ, असल में मुझे समझ आ गई थी आप कंफ्यूजन कहाँ पे कर रही थी। आप असल में कंफ्यूज कर रही थी जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से उसको मिलाने में ना। वो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो सम टाइम म्यान में कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जो कंफ्यूज कर देता है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अगर कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। जी सर, एक है जी सबीना बोलिए। वो आपने पीछे बताया था, दोबारा बोलिए। आपने पीछे बताया था ना, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का जो फार्मूला होता है 1/2 + 1/2 वाला। जी 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 जी, मतलब कि उनकी जो आउटपुट होती है उनको प्लस करते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करते। हाँ, ये अब आपने बहुत अच्छी बात की है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा बेटा, क्योंकि यहाँ हम फर्टिलाइजेशन नहीं करवा रहे, यहाँ हम सिर्फ उस एक पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो अल्टीमेटली जाके ऐड होती हैं या मल्टीप्लाई होती है, जो भी होता है, वो तब होती हैं जब हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। या समझ आ रही बात? फर्टिलाइजेशन तो यहाँ हो ही नहीं रही। यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गई, जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होने थे वो हो गए, उसके बाद अब उनमें फ्रीक्वेंसी क्या है, जब हम फर्टिलाइजेशन के टाइम पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे तब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी सर। जी, अब आइए, अब अगली बात सर। जी जी बेटा जी बोलिए। सर, जो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला रूल था जो हमने प्रोबेबिलिटीज पे लगाया था, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अब ये P और Q जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, तो हम तो इंडिपेंडेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो P + Q = 1 है, यानी कि P और Q जो हम निकालेंगे तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे ना, क्योंकि अगर P और Q इंडिपेंडेंट होती तो मल्टीप्लिकेशन होनी थी, एडिशन हो रही है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। चलें, इस बात को हम आसान कर लेते हैं। हम ये कह देते हैं कि हम फिलहाल किसी भी कोई भी जो इवेंट्स हैं, यानी सिर्फ डोमिनेंट और सिर्फ रिसेसिव, इनकी फ्रीक्वेंसीज जब हम निकाल रहे हैं, तो ये आप इसको यूं कह लीजिए कि हम वही बात है कि हेड्स और टेल्स वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ही तरह के इवेंट्स हैं, उनमें हेड्स और टेल्स वाली बात कर रहे हैं। तो अभी जब मैं आपको एक और फॉर्मूला उसका बताऊंगा ना, हार्डी वाइनबर्ग का, तो उसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, वो मैं जब आपको बताऊंगा तो तब आपको जो है वो ये बात अंडरस्टैंड हो जाएगी कि कहाँ पर हमने ऐड करना है और कहाँ पर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। अभी उसको फौरी तौर पर अप्लाई ना करें, वरना हम ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। ठीक है, फिलहाल इस एक प्रोबेबिलिटी को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, P + Q = 1। जब आप उसको एग्जैक्टली अप्लाई करना शुरू कर देंगे जल्दी, तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, वहाँ से हम इस बात को मज़ीद समझ लेंगे। अच्छा जी सर। जी बेटा जी जी बोलिए, आप कौन है? जी सदफ। सर आपने कहा था कि मतलब जो 1 है वो 100 के इक्वल है। 100% मतलब परसेंट के इक्वल है 100। अच्छा सही सर, यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे तो वो 1000 अभी वो उनका वो आया था, तो ये कैसे? हाँ ठीक है, एक मिनट ना, इसको अभी कर लेते हैं। अगर हम इसको 1000 में निकाल रहे हैं, 100% का मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो 100 नहीं है ना। ठीक है, अब इसको मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये जो है वो आगे अप्लाई होना है, तो इसी को हम समझ लेते हैं। ये देखिए 100, ये जो 1000 है, इसमें आप ज़रा एक दफ़ा यूँ कीजिए, 800 / 1000 करें।
ठीक है, ये कितना हो जाता है 0.8, ठीक है, ये 800, ये 1000, बिल्कुल ऐसे ही 200 डिवाइडेड बाय 1000 करें, ये कितना हो जाता है 0.2। इन दोनों को जब आप P प्लस Q इज इक्वल टू 1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.8 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 1 बनता है कि नहीं बनता, 1 इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली जब आप परसेंटेज निकालने पे आते हैं तो परसेंटेज, अब अगर आपने परसेंटेज निकालनी है चलें, तो फिर आप क्या करते हैं, आप इस 0.8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये क्या बन जाता है 80%। आप इस 0.2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ये कितना बन जाता है 20%। तो आप यूं कर लीजिए 80% प्लस 20% इक्वल्स टू 100%। ठीक हो गया? जी सर, ठीक हो गया। ये परसेंटेज का फॉर्मूला है ना, जैसे हम कहते हैं ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये है ना, ये परसेंटेज का फॉर्मूला। परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएं तो वही 100% एंड पे आ जाएगा। ठीक है, इससे एक और चीज़ अब देखिए, इससे अब आपको कई न्यूमेरिकल करने में बड़ी आसानी होती है। ये जो एवोल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, ये न्यूमेरिकल्स करने में बड़ी आसानी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो P है, P इज इक्वल टू 0. कह लीजिए कि 71, Q आपके पास है X, आपने Q जो है वो टू बी फाउंड है, आप निकालना चाह रहे हैं Q क्या है। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1, और उसमें आप आ जाएंगे Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.71, और Q इज इक्वल टू जो भी इसका आंसर बनेगा वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अब अगली बारी आ जाती है कि हार्डी वाइनबर्ग ने एक और बात भी की थी, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये था, वो जो उन्होंने बात की थी उसको खैर एक तरफ रखते हैं, जो हम अब एक बात कर लेते हैं, एक और अंदाज से बात को कर लेते हैं कि जब हम ये बात करते हैं कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे नेचुरल सिलेक्शन है, म्यूटेशन है, और इसी तरीके से नॉन रैंडम मेटिंग है। अगर नॉन रैंडम मेटिंग, फॉर एग्जांपल अगर नॉन रैंडम मेटिंग की जाए तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो जो फ्रीक्वेंसी है जो चेंज हो जाती है नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बुनियाद पे किसी एक ही तरह के इंडिविजुअल्स में मेटिंग करते रहना, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बुनियाद पे, वो नॉन रैंडम मेटिंग है। ठीक है, वो भी एवोल्यूशन का हिस्सा है, बाकायदा बहुत बड़ा हिस्सा है माइक्रो एवोल्यूशन का। फिर इसी तरीके से जीन माइग्रेशन है, जीन जो फ्लो है। फिर इसी तरीके से ये सारे हार्डी वाइनबर्ग के वो हैं फैक्टर्स हैं जो इन एलील्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। और किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब ये है कि उस एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज इसलिए हुई है क्योंकि वो एलील या उस पॉपुलेशन में ज़्यादा हो रहा है या उस पॉपुलेशन में कम हो रहा है। तो उसके ज़्यादा या कम होना जो है वो उस एवोल्यूशन को इन द लॉन्ग रन किस तरफ लेकर जाएगा, एवोल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा, बट इन द लॉन्ग रन, फौरी तौर पर नहीं, इन द लॉन्ग रन। और यहाँ पर जो है वो एक और चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज भी निकाल सकते हैं। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। अब जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे निकलेगी, वो ऐसे निकलेगी कि फॉर एग्जांपल आपके पास P है, P से मुराद है डोमिनेंट एलील, P से मुराद डोमिनेंट एलील है, Q से मुराद रिसेसिव एलील है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में रिसेसिव एलील है। और आपके पास एक्चुअल एलील्स जो हैं पॉपुलेशन में, एक्चुअल एलील, असल में P से मुराद डोमिनेंट एलील कह लीजिए, या आप इसको कह लीजिए नोशन फॉर डोमिनेंट एलील, और ये है नोशन फॉर रिसेसिव। नोशन का मतलब ये सिंबल, नोशन की जगह आप यूज कर लीजिए सिंबल। सिंबल फॉर डोमिनेंट एलील P है, एक्चुअल डोमिनेंट नहीं है ये सिंबल है, और सिंबल फॉर रिसेसिव एलील ये है Q। ठीक है, एक्चुअल एलील्स आपके पास इस तरह से हैं, एक्चुअल एलील्स डोमिनेंट है A, रिसेसिव है स्मॉल a। ठीक है, अब जब डोमिनेंट और रिसेसिव की आप बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब आप जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप में होमोजाइगस डोमिनेंट में कितने आते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट में 2 एलील्स आते हैं, कैपिटल A,
जब आप कैपिटल ए की बात करते हैं तो यहाँ आप सिंगल पी नहीं यूज़ करते, यहाँ फिर क्या यूज़ करते हैं, पी स्क्वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि पी इज़ द सिंबल फॉर डोमिनेंट एलील, नॉट एलील्स, सिंबल फॉर डोमिनेंट एलील है। तो फिर आप क्या करते हैं, जब आप होमोजाइगस डोमिनेंट की बात करते हैं यानी दोनों सेम हैं, तो फिर आप क्या यूज़ कर देते हैं, पी स्क्वायर यूज़ करते हैं, यानी पी को भी आप 2 कंसिडर करते हैं, पी मल्टीप्लाइड बाय पी, इस तरह से, जिस तरह ए और ए इकट्ठे हैं, पी और पी इकट्ठे हैं, तो आप इसको क्या लिख देते हैं, आप इसको पी स्क्वायर लिख देते हैं जब आपने जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। उसके बाद आ जाइए, अगर आप होमोजाइगस रिसेसिव निकालते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव, जब आप होमोजाइगस रिसेसिव निकालते हैं तो होमोजाइगस रिसेसिव सिंगल तो ए है, लेकिन एक इंडिविजुअल में अगर होमोजाइगस रिसेसिव है तो उसका मतलब है उसमें 2 रिसेसिव एलील्स हैं, और 2 रिसेसिव एलील का मतलब ये है कि Q को भी आप क्या देंगे, स्क्वायर देंगे, क्योंकि Q सिंगल रिसेसिव एलील के लिए सिंबल है, 2 रिसेसिव एलील के लिए सिंबल नहीं है, सिंगल के लिए है। जब 2 रिसेसिव एलील इकट्ठे आ जाएंगे तो आप उसको स्क्वायर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आपको एक और बात भी पता है कि एक जीनोटाइप इसके दरमियान में भी होती है, और वो होती है हेट्रोजाइगस रिसेसिव, सॉरी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में आप क्या केस करते हैं, आप यूं कह लेते हैं कि ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पी क्यू भी हो सकता है और क्यू पी भी हो सकता है। इसकी दलील आप मुझे दे सकते हैं कि ये पी क्यू भी हो सकता है और क्यू पी भी हो सकता है, क्या वजह है? मतलब सर क्योंकि आ सकते हैं या क्यों, दोनों यस में भी हो सकते हैं, नो में भी। नो, दोनों यस में नो हुए, वो तो बात हो गई ना। पी स्क्वायर यस यस, क्यू स्क्वायर सर ये नो। फार्मूला प्लस बी स्क्वायर वाला, वो a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर वाला फार्मूला। जी वो फॉर्मूला बनेगा, लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि पी क्यू और क्यू पी प्रोबेबिलिटी क्यों आएगी? सर वही मतलब ना कि एक बार मतलब हेड आ सकता है या दूसरी बार टेल आ सकती है, इस तरह कुछ था मतलब। नो जी, एनी आप क्या कह रही थी? सर क्योंकि ये या तो पी जो है वो मदर से भी आ सकता है, फादर से भी आ सकता है, और क्यू भी मदर या फादर से आ सकते हैं। आप तो देखें दो ना, इवेंट्स हो सकते हैं इस फर्ज वजह करें से कि ये पी फादर की तरफ से आया, ये क्यू मदर की तरफ से आया, ये देखिए, और इसी तरीके से ये वाला जो क्यू है ये फादर की तरफ से आ गया, ये वाला पी मदर की तरफ से आ गया। अब हेट्रोजाइगस में तो दोनों प्रोबेबिलिटीज है ना, याद आएगा अब आपको वही वाला एक्सपेरिमेंट जो हमने उस वक्त भी किया था। हेट्रोजाइगस में तो दोनों प्रोबेबिलिटीज आती हैं, या मदर पी या मदर कैपिटल ए शेयर करेगी और फादर स्मॉल ए शेयर करेगा, तभी हेट्रोजाइगस बनेगा, या मदर स्मॉल ए शेयर करेगी और फादर कैपिटल ए शेयर करेगा, तभी हेट्रोजाइगस बनेगा। इसका मतलब ये है कि हेट्रोजाइगस में आपके पास दोनों प्रोबेबिलिटीज होती हैं, इस वजह से आप क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर यानी होमोजाइगस डोमिनेंट प्लस क्यू स्क्वायर यानी होमोजाइगस रिसेसिव, और इनको मिला के आप क्या लिख देते हैं, 2pq। तो ये वही फॉर्मूला बन जाता है जिसको आप कहेंगे p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जब आपने व्हेन वी सॉल्व द इक्वेशन फॉर जीनोटाइप्स, जब हम जीनोटाइप्स के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, उस वक्त तो हमने एलीलिक फ्रीक्वेंसी के लिए निकाली थी ना, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। जो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है वो तो किसके लिए है, वो तो एलील की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। एलील तो सिंगल होता है, ठीक है, एलील तो एक होता है, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हमने जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर ले लेते हैं और 1 का होल स्क्वायर। आप इसको यूं ही कह लीजिए कि आपके पास ये इक्वेशन थी p प्लस क्यू होल स्क्वायर। आप जब मैथमेटिक्स करते हैं तो आप क्या करते हैं, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, और साथ ही आप क्या लिख देते हैं, आप लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, ये आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं। जब आप ये लिखेंगे मैथमेटिक्स में, जी एक मिनट, जब आप यहाँ पर सॉरी क्या हो गया पेन को, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, जब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं तो फिर क्या बन जाता है, क्योंकि आपने जीनोटाइप, मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आप जीनोटाइप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दोनों साइड्स का होल स्क्वायर ले लें, p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, p प्लस क्यू होल स्क्वायर क्या बनेगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
ठीक है, ये आ गया। अब इसमें जरा पुट कीजिए वैल्यूज। आपके पास जो वैल्यूज आई थी अभी थोड़ी देर पहले, मेरा ख्याल है कि 0.64 आपके पास आई थी। एक मिनट, हाँ यही थी ना बेटा, एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या आई थी उसकी? 640 था ना, जो डोमिनेंट एलील था। जी सर, जी जी 640 सर 640 था। तो 640 था डोमिनेंट एलील। तो 640 को अगर आप डोमिनेंट एलील 640 आ रहा है तो आप टोटल एलील्स कितने हैं? 640 डिवाइडेड बाय टोटल एलील्स हैं 1000, तो क्या बन जाएगा इसका? 0.64। 0.64 आप इसको यहां पर रखें, ठीक है। फिर उसके बाद ये p है ना, p 0.64 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि p की वैल्यू है, p की वैल्यू अभी हमने इसका होल स्क्वायर नहीं लिया, तो p की वैल्यू और उसका होल स्क्वायर। फिर उसके साथ साथ q की वैल्यू क्या थी? q कितने आए थे बेटा? आई एम सॉरी, देखा गलत हो गया ना, आई थिंक 40 है ना। नो 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 नो, गलत हो गया। p बेटा, p की टोटल वैल्यू हमने करनी थी ना। यहां से अब इसको दोबारा सुनिएगा गौर से। p की टोटल वैल्यू 800 थी और q की टोटल वैल्यू 200 थी। हाँ भाई बचूंगड़ो, समझ आई? हाँ सर। ठीक है, p की टोटल वैल्यू 200 थी, तो इसका मतलब 800 थी, तो p इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 इसके आ जाइए 0.8। ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी आप निकाल रहे हैं। q की वैल्यू 200 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया 0.2। 0.8 होल स्क्वायर, 0.2 होल स्क्वायर, ये आएगा 0.64 और ये आ जाएगा 0.4। ऐसा ही है, 8 का जो होल स्क्वायर होता है वो 64 होता है। गलत तो नहीं कर रहा, मुझे मैथ मूथ कोई नहीं आता। जी सर सही है। अच्छा जी ठीक है। और 2pq, 2p की जगह p की वैल्यू लगाएं जी 0.8 और q की जगह q की वैल्यू लगाएं 0.2। 0.64 प्लस 0.4 इधर आ जाइए। ये क्या बनेगा भाई? कैलकुलेटर निकालें। 0.32 सर, कैलकुलेटर के बगैर ये 32 0.32 32 यस सर। ये कौन है सर मैंने कैलकुलेटर के ये बगैर, कौन है जिसका मैथ इतना तेज है? सर मेरा। अच्छा जी ठीक है। और सर ये 0.04 बनेगा 0.4 हाँ की जी, जगह। देखा ना, 0.04 बिल्कुल। इसका जो स्क्वायर लेते हुए बड़ा ध्यान रखना होता है इसका। 0.64 प्लस 0.32 प्लस 0.04, जी ये आ गया 1। अगर तो पॉपुलेशन इस इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि किसी भी एक एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, किसी भी एक एलील का नुकसान नहीं हुआ, कोई भी एक एलील इधर से उधर नहीं हुआ, कोई भी एक एलील फ्लो नहीं कर गया, तो फिर एवोल्यूशन नहीं हो रही। लेकिन अगर एक एलील जो है वो फ्लो कर गया या कुछ ऐसा हो गया, एक एलील है या एक बड़े सारे एक गुच्छा है एलील्स का, जीन फ्लो हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई, सिलेक्शन हो गई और उस एलील की तादाद में कोई ऊंच नीच आ गई, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ एवोल्यूशन हो रही है। सर इसका जब भी p + q = 1 होगा मतलब एवोल्यूशन नहीं है। बेटा नहीं, मुझे नहीं समझ आई आपकी बात। तो नहीं, आवाज़ क्यों स्लो हो गई मेरे लैपटॉप की? जी सर जब भी p + q = 1 होगा मतलब एवोल्यूशन नहीं हुई। इसका मतलब जी सर, मतलब वो हार्डी-वेनबर्ग के जो 5 जिनमें कोई भी एक तो नहीं है, एवोल्यूशन नहीं हुई। हाँ हाँ, और ऐसा बहुत कम होता है, बड़ा मुश्किल है। नहीं सर, वो ये पूछ रही हैं कि अगर p + q = 1 नहीं है तो नहीं, मतलब अगर p + q = 1 है तो एवोल्यूशन नहीं हुई, वो ये पूछ रही है। नहीं, ये देखिए एक बात तो तय है ना कि ये जो 1 है ना, ये वाला 1
वाला 1 तो यही रहेगा, ठीक है। चेंज आना है इस 1 में, ये इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो रहा है ना इस वाले 1, यानी आप यूं कह लीजिए LHS इज इक्वल टू RHS अगर है तब तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर LHS ऊपर नीचे हो रही है तो इसका मतलब है यहां पर अब प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। वो 1 वही रहना है, वो 1 नहीं हिलेगा, क्योंकि वो मेन जो रूल है वो वहीं का वहीं है, जो लेफ्ट साइड है उस पे चेंज आएगा। ये सर हो गया, ये पूछ सर आज इसका पता चल गया। आज क्या सर आज इस लेफ्ट राइट का भी पता चल गया कि इसमें चेंजिंग। सर हम हमेशा यही सोचते थे कि अगर मतलब p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है, आर्डिवन इमेनबर्ग हमेशा ये कहता है कि कभी चेंजिंग आएगी नहीं और इवोल्यूशन होगा ही नहीं। ये जो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, मैं पता है क्यों इतनी मुश्किल से क्यों इसको स्टैटिस्टिक्स से लेकर आया हूं, उसकी वजह यही है कि बेसिकली ये रूल स्टैटिस्टिक्स का है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रोबेबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड की चेंज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो कंडीशंस है वो चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी बैलेंस में नहीं आ रही। वो जो 100% है, अब देखें p प्लस क्यू इज इक्वल टू 100%, 1 से मुराद मैंने आपको क्या बताया था 100%। अगर वो p प्लस क्यू 100% के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब है कि अब वहां गड़बड़ाई है, वहां पर जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हुई है। सर p प्लस क्यू तो हमेशा 100 के बराबर ही आएगा, मतलब या p ज्यादा होगा या कम होगा, उनको ऐड करेंगे तो आएगा तो 100% में से ही ना कैलकुलेट, 100 तो कभी नहीं। एक मिनट सुनिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो है वो कुछ एलील्स जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ के एलील्स के नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कंप्लीट वैल्यू तो उसके बराबर नहीं आ सकती ना। अगर 0.8 डोमिनेंट है, 0.2 रिसेसिव है, 0.2 वाली वैल्यू किसी वजह से 0.1 हो जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि डोमिनेंट एलील बड़ा है। परसेंटेज के हिसाब से जब आप देखते हैं, परसेंटेज अल्टीमेटली आप काउंट करते हैं वो एक अलग बात है, परसेंटेज आप काउंट करते हैं परसेंट के हिसाब से तो वो वही बात रहेगी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जो चेंज आएगा वो लेफ्ट साइड पे जब एलिलिक फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी, ऊपर नीचे होगी, तो वो चेंज तो बहरहाल लेफ्ट साइड पर आना है, क्योंकि जब आप वो नहीं काउंट कर रहे हैं, जब आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज और चीज़ है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलील्स जो हैं उसमें अगर एक चीज़ गायब हो जाती है, 0.2 जो है वो 0.1 रह जाता है, तो इसमें परसेंटेज के हिसाब से 0.8 वाली वैल्यू 0.9 हो जानी है, ठीक है आपकी बात। लेकिन जब आप इसको ओरिजिनल वैल्यूज पुट करेंगे, परसेंटेज नहीं पुट करेंगे, जब आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट साइड चेंज हुई हुई है। यही तो असल बात है कि परसेंटेज में तो 0.1 अगर एक साइड से 0.2 था वो 0.1 हो गया, तो 0.8 और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, वो परसेंटेज है। लेकिन ओरिजिनल वैल्यूज उसमें लेफ्ट साइड में आएगा। और आप इसमें अगर गौर कीजिए तो हम यहां इस वक्त परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं ओरिजिनल वैल्यूज की, जैसे 64 है, 0.64 है, 0. ये वाला है, ये यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ ये 0.64 चेंज होता है, ये नहीं चेंज होता, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू तो फर्क आ जाएगी ना। सर अगर कोई भी एक चेंज होती है वैल्यू, तो मतलब उसकी जो राइट साइड वाली होगी वो तो चेंज होने जाएगी, वो परसेंटेज में चेंज होगी, परसेंटेज में तो चेंज होगी, उसकी परसेंटेज तो अल्टीमेटली चेंज होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। परसेंटेज तो जो है वो अगर वो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक चीज़ 80% है, दूसरी 20% है, ठीक है, 20% वाली 10% हो जाती है तो 80% वाली ऑटोमेटिकली 90% हो जाएगी। लेकिन एलील्स का चेंज तो आएगा, जैसे आप जेनेटिक ड्रिफ्ट में कहते हैं कि एक गुड लोड ऑफ एलील्स जो है वो क्या हो रहा है, एक गुड लोड ऑफ एलील्स जो है वो किसी जेनेटिक ड्रिफ्ट में किसी वजह से वो कट ऑफ हो रहा है। अब कट ऑफ होने की वजह से उन एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो अगर रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी अप हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहनी है,
परसेंटेज अल्टीमेटली हाँ उसमें फ़र्क आ जाएगा। परसेंटेज एक अलग चीज़ है और जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील है वो और चीज़ है। फ्रीक्वेंसी और है, परसेंटेज और है। तो सर अगर फ्रीक्वेंसी एक एलील की कम हो रही है तो उसकी जगह पे भी तो कोई ना कोई एलील आएगा ना, मतलब वो जगह खाली थोड़ी ना रहेगी, मतलब कैसे होगा फिर? अगर एक एलील कम हो रहा है तो उसकी जगह दूसरे ने क्यों लेनी है? फॉर एग्जांपल आपके पास दोबारा आते हैं इस बात के ऊपर, आपके पास 640 थे वो इंडिविजुअल्स जो रेड शो कर रहे थे, 20 थे वो इंडिविजुअल्स जो वाइट फ्लावर शो कर रहे थे। 20 के 20 गायब हो जाते हैं, उनकी जगह को कोई क्यों लेगा? ट्वेंटी गायब, चलें उसको भी छोड़ दें, 10 गायब हो जाते हैं, 10 की जगह कोई क्यों लेगा? क्योंकि सर जब टोटल एलील तो सेम, एलील फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी ना, यानी कि अगर एक एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो अब अगर एक रिसेसिव एलील की है तो उसी जगह पे डोमिनेंट एलील जो दूसरा वाला जिसके साथ भी उस एलील का कंपटीशन है, तो अगर एक एलील खत्म हो रहा है तो जो डोमिनेंट वाला वो तो उसकी जगह लेगा ना। ऐसा नहीं होगा ना कि हाँ वो टोटल इंडिविजुअल्स, अगर फर्ज करें कि इंडिविजुअल वहाँ से कट ऑफ हो जाते हैं, इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में से नेगेटिव हो जाते हैं, यानी इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन में से गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि वो जो इंडिविजुअल्स उसकी जगह ले लेंगे। तो इंडिविजुअल्स के लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि वो वही रहेगी, बात वही रहेगी। तो इसका मतलब ये होगा, हाँ ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अल्टीमेटली नंबर सेम रहेगा, आप ये कहना चाह रही हैं? जी सर। ठीक, सही है। अल्लाह अकबर। और सर जो एलील की आपने बात की, अगर एक एलील है, एक पॉपुलेशन में उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो वो एलील नहीं ना होगा, वो फिर जीन कहेंगे उसको। वो तो फिर जीन ही कहेंगे उसको, क्योंकि ऑल्टरनेटिव फॉर्म नहीं। तो सर उसकी तो मतलब हम फ्रीक्वेंसी भी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, यानी कि कुछ भी पता नहीं चलेगा उसके बारे में। नहीं, उसमें देखें ना कि अगर सारे रेड शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 500 इंडिविजुअल्स हैं, आप CR को मल्टीप्लाइड कर दें 500 से, वो फ्रीक्वेंसी तो निकाली जा सकती है ना, क्योंकि वो फिक्स्ड है। अल्लाह अकबर। जी ठीक हो गया। ये अब यहाँ पे ना बड़ी वो मिसाल दी हुई थी एक ना, बड़ी अजीब गरीब किस्म की मिसाल, इस वजह से मैंने इसको स्किप किया, मैंने अपनी ही बात बना के उसको जो है फिर कंप्लीट किया। इसकी एप्लीकेशन भी है, वो इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे। जी सुमेरा। सर ये जो हार्डी-वेइनबर्ग थ्योरम है ये एप्लीकेबल तो नहीं है ना? हार्डी-वेइनबर्ग, चलती रहती है। हाँ जी हाँ जी, मतलब आप यूँ कह लीजिए कि अगर टोटल नेचुरल कंडीशंस हो ना तो बहुत ही मुश्किल है कि ये एप्लीकेबल हो। एप्लीकेबल से मुराद ये है कि ये 100% इक्विलिब्रियम में रहे। सर फिर ये लॉ क्यों बन गया जब ये एप्लीकेबल ही नहीं है तो? गुड क्वेश्चन। ये लॉ इसलिए बन गया है कि आपने एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होने का एक मैथमेटिकल पैटर्न दे दिया, ये इस वजह से लॉ बना है। जब आप किसी भी चीज़ का मैथमेटिकल या एनालॉगस पैटर्न दे देते हैं ना, सिर्फ वो चीज़ लॉ बनती है। लॉ यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, लॉ ऐसी चीज़ नहीं होती जो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। लॉ एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आप किसी भी थ्योरी का मैथमेटिकल पैटर्न दे देते हैं तो वो लॉ होता है, ठीक है। जब आपने जो है वो PV = nRT दे दिया, जब आपने करंट का लॉ दे दिया, ओहम्स लॉ जिसको कहते हैं, डिफरेंट चीज़ों के लॉज दे दिए, वो सारा का सारा एनालॉगस पैटर्न या मैथमेटिकल पैटर्न लॉ उसको कहते हैं। लॉ वो नहीं होता कि थ्योरी प्रूव होती रहे और लॉ बन जाए, वो गलत अप्रोच है, हमारी बुक्स में गलत लिखा हुआ। लॉ किसी भी थ्योरी का मैथमेटिकल पैटर्न होता है। मेंडल की वो चीज़ लॉ कैसे बन गई, उसने मैथमेटिकल पैटर्न दिया था, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हार्डी-वाइनबर्ग जो है ये भी लॉ इस वजह से कहलाता है क्योंकि ये मैथमेटिकल पैटर्न बन गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिजेक्ट नहीं हो सकता।
सुमेरा, आपने पहले मेरे से ये गुफ्तगू नहीं सुनी हुई लॉ और थ्योरी का डिफरेंस? नहीं सर, ओहो, वैसे मुझे मतलब था तो बस ऐसे क्वेश्चन किया था बिलाल से, तब मुझे थोड़ा बहुत याद है। मैंने कभी ना कभी याद एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि मैं और नवीद जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट बड़े मज़े ले लेके पढ़ाते थे। सर आपने बताया ना फर्स्ट लेक्चर जो अपने मतलब जी, लॉ इसी थ्योरी की बेस पे होता है, एक रिजेक्टेबल होती है एक नहीं होती, इस तरह कुछ लॉ और थ्योरी का लॉ थ्योरी रिजेक्टेबल बेस से पे कोई होता है। ताल्लुक नहीं है। साइंस का रूल ये है कि जो चीज़ एक्सप्लेनेशन दी गई है जब किसी चीज़ की, तो हर वो चीज़ जिसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, हर एक्सप्लेनेशन रिजेक्टेबल है। एवरीथिंग इज़ फॉल्सिफाइबल, ये साइंस का रूल है। अगर ऐसा नहीं करते हम तो हम साइंस की बात नहीं कर रहे। इसीलिए साइंस जो है वो रिलीजन को डिस्कस कर ही नहीं सकती, क्योंकि साइंस का रूल ये है कि एवरीथिंग इज़ फॉल्सिफाइबल, जबकि रिलीजन क्या कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फॉल्सिफाइबल नहीं हैं, और उसी को गालिबन हम इल्मुल गैब भी कहते हैं।